सो हार्ट अटैक के लिए काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे वन ऑफ देम इज़ एज। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हमारा रिस्क फॉर कार्डियक डिजीज़ बढ़ता जाता है, एज वी ऑल नो। बट नाउडेज वी हैव सीन दैट इवन पीपल हु आर ऑफ अ लेसर एज आर ऑफन अफेक्टेड। तो एज इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज, बट एज टाइम हैज़ गॉन बाय वी फाइंड इवन यंगर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड नाउ। स्वेटिंग होना एक एडेड साइन है। नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत बारी होता है ऐसे पेशेंट्स में, और ये डिस्कम्फर्ट यूजुअली प्रेशर या बर्निंग सेंसेशन होती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर परनीश अरोरा है। मैं डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी वेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 नोएडा में बेस्ड हूँ। आज हार्ट अटैक के बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मेरे साथ मेरे राइट हैंड पे डॉक्टर विनीत भाटिया, जो कि डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज एट वेदांता हॉस्पिटल सेक्टर 50 अगेन, और डॉक्टर विनीत शेखर, जो कि NHPC में CMO है। सो एक इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाने के लिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर विनीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ कॉमन चीज़ें जो हार्ट अटैक के बारे में है उससे डिस्कशन इनिशिएट करें। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के लिए जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? सो हार्ट अटैक के लिए काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे वन ऑफ देम इज़ एज। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है हमारा रिस्क फॉर कार्डियक डिजीज़ बढ़ता जाता है, एज वी ऑल नो। But nowadays we have seen that even people who are of a lesser age are often affected. So age is one of the criteria, but as time has gone by we find even younger people are getting affected now. Second is definitely smoking, which is there. Smoking is quite rampant even in India, and initially its incidence was less in females, लेकिन आजकल females में भी smoking incidence बढ़ गए हैं। तो smoking is another important risk factor which is there. फिर ब्लड प्रेशर एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, खासकर अगर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हो ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो भी आपका कार्डियक रिस्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है। डायबिटीज़, वी ऑल नो इंडिया इज़ नाउ इमर्जिंग एज अ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम शुगर को बहुत टाइम तक कंट्रोल रखते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट अटैक के लिए। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, अगर काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स अफेक्ट हो रहे हैं हार्ट डिजीज़ से एट अ यंग एज, देन योर रिस्क इज़ ऑफन much higher than usual. And last but not the least is a high cholesterol which is there, which is also a risk factor. कुछ न्यू रिस्क फैक्टर्स भी इमर्ज हो रहे हैं, मीन्स जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जो ब्लड की मीन्स क्लॉट बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। और एयर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो नाउ इमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। स्ट्रेस, स्ट्रेन, peer pressure, they are also risk factors for cardiac trouble, especially heart attack. So these in brief are the various risk factors which are there. Thank you. Dr. Arora, what would be the management part of this first diagnosis letter? So I would पहले तो कि हार्ट अटैक प्रेजेंट कैसे करता है, इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, कई लोगों में टिपिकल सिम्टम्स होते हैं और कई लोगों में सिम्टम्स बहुत कम या सटल होते हैं। जो टिपिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं वो है, अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो चेस्ट पेन अकरिंग इन द सेंट्रल एरिया गोइंग टू द जॉ, और कभी किसी हाथ लेफ्ट हैंड में रेडिएट कर सकता है या राइट हैंड में रेडिएट कर सकता है, दोनों हाथों में भी रेडिएशन हो सकती है। अब इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं कि किसी को केवल हाथ में पेन हो रहा है, किसी को केवल जॉ में पेन हो रहा है। सो इनफैक्ट एनी डिस्कम्फर्ट, अगर वो हमारे अम्बलाइकस यानी जो हमारा सेंट्रल एब्डोमेन है उससे लेके जॉ के रीजन में, वेदर इट इज अपर बैक और द फ्रंट, ये हो रहा है तो इट इज पॉसिबल कि वो हार्ट का डिस्कम्फर्ट हो। इसके अलावा स्वेटिंग होना एक एडेड साइन है। नॉजिया, वॉमिटिंग बहुत बारी होता है ऐसे पेशेंट्स में, और ये डिस्कम्फर्ट यूजुअली प्रेशर या बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर पेशेंट जरा भी चलेगा तो उसको चलने में एकदम से दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन केवल 50% में देखी जाती है। बाकी 50% में वेग सिम्टम्स होते हैं, कोई फेंट हो गया, किसी को एसिडिटी की फीलिंग हो गई, खट्टे डकार आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर है चेस्ट पे। कई लोगों को खासकर डायबिटिक्स में सिम्टम नहीं होते, सडन
फीलिंग ऑफ अनईजीनेस हो गई। सो ये सटल साइंस है। जो सटल सिम्टम्स हैं वो यूजुअली विमेन, डायबिटिक्स और एडवांस स्टेज यानी 75 टू 80 ईयर्स की एज में होते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईसीजी, लेकिन फर्स्ट ईसीजी में नॉट बी एग्जैक्टली डायग्नोस्टिक, तो आपको 2 या 3 ईसीजीज करनी पड़ती हैं ओवर कोर्स ऑफ टाइम टू रूल इन और रूल आउट हार्ट अटैक। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, जो अगर सपोज ईसीजी में बहुत क्लियर नहीं है तो ब्लड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन या सीपीकेएमबी, वो हम कर सकते हैं और कुछ टाइम कोर्स के बाद वो ब्लड में राइज होना शुरू हो जाता है और वो भी हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। एंड देन कम्स द रोल ऑफ इकोकार्डियोग्राफी अगर वो इमीडिएटली अवेलेबल है। तो ये हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन और उसके साइन, उसकी डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर विनीत, आप ये बताएंगे कि इसके मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप उसको अर्ली रिकग्निशन करके इमरजेंसी में आइए। और एक इमरजेंसी में एक डिक्टम है कि कोई भी पेशेंट चेस्ट पेन का या जहाँ पे आप कार्डियक सोच रहे हैं, ईसीजी वो शुड बी डन विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपको ईसीजी निकालना ही निकालना है। इसके बाद एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि ये कार्डियक ट्रबल है, जैसे हार्ट अटैक है, तो आपको कुछ दवाइयाँ देनी है। उसमें कुछ दवाइयाँ ओरली दी जाती हैं, जिसमें 2 क्लास के ब्लड थिनर्स होते हैं, जिसपे एस्पिरिन जो हम कॉमनली जानते हैं वो दिया जाता है, और एक और सेकंड ड्रग होता है दैट द डॉक्टर्स विल डिसाइड कि कौन सा देना है, विच इज़ यूजली द क्लोपिडोग्रेल और द टिकाग्रेल, और दिस इज द वन थिंग। फिर कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ दी जाती हैं। ये नहीं कि उसका कोलेस्ट्रॉल चेक करके उसके कम करना है, उसके बहुत सारे और भी मीन्स बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी हाई डोजेज में दी जाती हैं उस वक्त। और हो सकता है कुछ इंट्रावीनस एंटीकोगुलेंट भी दिया जाए कि जैसे हेपेरिन। और ऐसे टाइम पे अगर वो हॉस्पिटल में पहुंचा है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है और हमें लगता है कि हमारे डोर से लेके नीडल तक का मीन्स बैलून तक का टाइम 90 मिनट्स के अंदर हम उसकी एंजियोप्लास्टी अगर हम कर सकते हैं तो हम उसको ऑफर करते हैं कि हम उनकी एक अर्जेंटली एंजियोग्राफी कर लें कैथ लैब में ले जाके, और फिर एंजियोप्लास्टी करके अगर स्टेंट लगाने की ज़रूरत है तो वो किया जाए। लेकिन अगर लगता है कि डोर टू नीडल टाइम या मीन्स प्रोसीजर करने में हमें 90 मिनट से ज़्यादा लगने वाले हैं और अगर 120 मिनट तक का टाइम फ्रेम हमारे पास है या उससे बियॉन्ड टाइम लग रहा है, तो हम उसको एक क्लॉट बस्टर ड्रग दे सकते हैं जिसको फिब्रिलेटिक एजेंट कहते हैं, जो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। लेकिन आजकल जैसे जैसे ट्रीटमेंट्स एडवांस्ड हो रहे हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी दैट मीन्स एंजियोप्लास्टी एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक इज नाउ easily available in India, like we have it in means our hospital also. So that is perhaps the best treatment because you can directly see कि क्या हो रहा है. So that is the usual treatment plan for such patients. थैंक यू। डॉक्टर अरोड़ा, रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करते हैं इन पेशेंट्स के? सो जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैं हार्ट अटैक के, उनका एंजियोग्राफी अल्टीमेटली होता है, क्योंकि चाहे वो ईसीजी में 2 तरह के होते हैं जो डॉक्टर साहब ने बताया, एंजियोप्लास्टी अल्टीमेटली मोस्ट पेशेंट्स विल गेट। तो आफ्टर एंजियोप्लास्टी जो ब्लड थिनर्स हैं वो तो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने होते हैं। सो इट कम्स इन 2 पार्ट्स, एक तो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस और दूसरा पार्ट होता है मेडिकेशन पार्ट। सो लाइफस्टाइल में हम लोग पेशेंट को ग्रेजुअली रीइंट्रोड्यूस करते हैं टू देयर एक्टिविटीज। अगर पेशेंट हैज अंडरगॉन अ नॉन स्टॉर्मी कोर्स यानी अनकॉम्प्लिकेटेड कोर्स है पेशेंट का, तो फिर हम उसको अर्ली एम्बुलेशन करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर ही उनका चलना फिरना, टॉयलेट यूज स्टार्ट हो जाता है। एंड एक्टिविटी जो है वो घर जाके 10-15 मिनट वॉकिंग से स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वी ग्रेजुअली इंक्रीज एमिंग टू रीच द बाय 1 मंथ द प्रीवियस स्टेट ऑफ एक्सरसाइज जो कि वो पेशेंट कर रहा होता है। ड्राइविंग, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटेशन एंड सब्सिक्वेंट कोर्स, यूजुअली 7 days to 15 days पे most patients are able to drive and return to work. Some patients जिनका complicated course होता है उनको 15 to 30 days लग जाते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की हम उनको सलाह देते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बिल्कुल कम रखें, अवॉइड करें। फ्राइड चीज़ें, बाज़ार का खाना अवॉइड करें, मिठाइयाँ अवॉइड करें। मोर ऑफ होम कुक्ड फूड जिसके अंदर एटलीस्ट 2 servings ऑफ फ्रूट एंड 2 servings ऑफ वेजिटेबल्स ज़रूर रहें, जो कि आपको फ्यूचर हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज़ से आगे प्रिवेंट करती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल जो है वो हम बिल्कुल उनको फॉरबिड करते हैं लेने से।
and having a good sleep of about 6 to 7 hours, adequate rest, ये सब चीज़ें important हैं। Salt intake का भी हम उनको सेवन रिड्यूस करते हैं एंड इसके अलावा हम उनको मेडिकेशन के बारे में सलाह दे के भेजते हैं एंड शॉर्ट फॉलोअप 7 डेज पे उनको बुला के मेडिकेशंस को ग्रेजुअली अप टाइट्रेट करना होता है और कई बारी सेम भी रहती हैं, तो उनको मेडिकल एडवाइसेस एट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स पे हम देते रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा। एक कन्फ्यूजन हमेशा डायग्नोसिस में रहता है कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के बीच में, तो क्या है ये डिफरेंस? जो कार्डियक अरेस्ट है और हार्ट अटैक है, सो कार्डियक अरेस्ट मीन्स व्हेन द हार्ट एक्टिविटी टोटली सीजेस एंड इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड इट लीड्स टू डेथ। वेयरएज हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट का रक्त धमनी है उसके अंदर सडनली ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है तो हार्ट का एक पार्ट मसल का जिस एरिया को वो सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो गया। तो हार्ट अटैक कैन लीड टू अ कार्डियक अरेस्ट। इन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन कैन बी अ कार्डियक अरेस्ट, बट in other situations when a patient reaches the hospital, about 80 to 90% of the patients are able to survive that. कार्डियक अरेस्ट का ये मतलब है चाहे वो हार्ट अटैक से हो या वो नॉन हार्ट अटैक रिलेटेड रीजन से हो, बट अल्टीमेटली द कार्डियक एक्टिविटी हैज सीज्ड। तो ऐसी सिचुएशन में हमको उसका रीजन ढूंढना होता है कि ये उनको अरेस्ट हुआ क्यों और उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर हार्ट अटैक है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। से पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से यानी उसके लंग्स सीज कर गए हैं और हार्ट स्टॉप हो गया है तो उसमें हम सीपीआर करके उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सपोज शॉक की वजह से है यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था उसकी वजह से हुआ, तो हम ब्लड प्रेशर को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं और सीपीआर करते हुए हार्ट को रिवाइव करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जो कार्डियक अरेस्ट है वो कैन रिजल्ट फ्रॉम हार्ट अटैक ऑल्सो, बट इट इज डिफरेंट बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ heart attacks and there are multitude of other causes. Okay, so for that reason CPR should be a must to learn for everyone. Yes, so I think it's very important कि हमें CPR के बारे में पता हो। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हम कुछ मैन्यूवर्स करते हैं जिससे आदमी की सर्कुलेशन को सपोर्ट किया जा सकता है। इसके बेसिकली 2 कोर्सेज होते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एक BLS होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है वो आप कोर्स कर सकते हैं। वो ईजिली अवेलेबल है सेवरल हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी हैं, NGOs हैं जो ये टाइम टू टाइम इसे रन करते हैं। और जो डॉक्टर्स के लिए या जो मेडिकल केयर गिवर्स के लिए उसे ACLS कहा जाता है, जिसमें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में सिखाया जाता है। तो बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के बाई चांस अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम होती है, वो घर में या कहीं पे भी बाहर भी एक CPR शुरू कर सकते हैं जब तक मेडिकल पर्सनल नहीं आते। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ लोगों ने CRPF के लोगों ने CPR किया और एक आदमी की जान बचाई। सो देयर आर अम्टी नंबर ऑफ केसेस वेयर दिस इज सक्सेसफुल। तो CPR जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, श्योरली। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर विनीत, आप लोगों ने आज हार्ट अटैक के बारे में हमें एक अच्छी जानकारी दी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू डॉक्टर विनीत।